जोश सब में भर दिया एक सैनिक की हुंकार ने 1857 और हाथों की तलवार ने अंग्रेजों को हिला दिया। मंगल पांडे के वार ने अंग्रेजों को हिला दिया। मंगल पांडे के वार ने कूद पड़ी झांसी की रानी स्वतंत्रता के संग्राम में। छावनी में शुरू हुई जन जन के दिल में आग थी, दबाव से मिटा दी गई पर क्रांति की नई होंकार थी। तो मित्रों, आज हमारा टॉपिक है, इसी से क्लियर होगा, 1857 की क्रांति। हम लोग पढ़ रहे थे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग, और उन्हीं के समय घटित होती है 1857 की क्रांति या 1857 का महासंग्राम। अगर इस क्रांति की बात करें तो जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, जिस पर डिस्कस हो चुका है। और भारत के सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट भी थे। हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति क्या थी? तो हम लोग अगर बात करें तो ब्रिटानी प्रभुसत्ता कब से स्थापित हुई थी? जब से क्या हुआ, गवर्नर जनरल सब आने लगे। तो 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से ही रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही ब्रिटानी सत्ता की शुरुआत हुई। उसके लगभग 100 वर्ष पूर्व होने की संध्या के अवसर पर क्या हुआ कि इस क्रांति उठी। कैसे उठी? तो इस क्रांति के बारे में, जो एक क्रांति हुई उसको लेकर बहुत सारे लेखकों का, इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। जैसे कि बात करें, सर सैयद अहमद खां एक ऐसे लिखते हैं, एन एसे ऑन द केस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, जो कि 1860 में लिखते हैं, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि जो 1857 की थी, ये क्या थी? एक सैनिक विद्रोह था, मतलब सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह था। उसके अलावा अशोक मेहता लिखते हैं द ग्रेट रिबेलियन नामक बुक में लिखते हैं ये क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह था। उसके अलावा वी.डी. सावरकर 1909 में लिखते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो एक तरफ जब ये 1857 की क्रांति शुरुआत हुई, जो इस शुरुआत को मोस्टली अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे क्या कहा कि नाम मात्र का सैनिक विद्रोह था। वहीं भारतीय इतिहासकारों ने क्या कहा कि ये क्या था? ये राष्ट्रीय विद्रोह था, मतलब भारतीयों द्वारा किया गया प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह या राष्ट्रीय आंदोलन था। अब हम इस बात करते हैं कि ये विद्रोह के क्या कारण थे। तो मुख्य रूप से जब हम कारणों की बात करते हैं तो आप लोग क्या मंगल पांडे को ले आते हैं कि मंगल पांडे के द्वारा गाय और सुअर की लगी चर्बी कारतूस काटने के कारण इसकी स्टार्ट हुई थी। लेकिन ये इसका क्या था? तत्कालीन कारण था। तत्कालीन कारण और मुख्य कारणों में थोड़ा सा अंतर है। तत्कालीन मतलब जो वर्तमान का कारण था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति उभरी, और मुख्य कारणों में जो पिछले वर्षों से चले आ रहे ऐसे कार्य, अंग्रेज द्वारा किए गए कार्य, जिनसे भारतीयों के अंदर क्या था? रोष था। उसी रोष के कारण उनके अंदर आग लगी थी, और तत्कालीन कारण के रूप में ये जो मंगल पांडे वाली घटना है ये घटित होती है। तो सबसे पहले हम इसको बात करते हैं विद्रोह के कारण। तो विद्रोह के कारण हम बात करें तो विद्रोह के कारण मतलब मुख्य रूप से राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण और सैनिक कारण। तो इन सब कारणों का एक ही अगर हम मतलब लें तो इसका तात्पर्य हुआ कि भारतीयों का अमानवीय शोषण। अब राजनीतिक कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण की बात करें तो उस वक्त क्या होता था? गवर्नर जनरल जो वहाँ का राजा हुआ करता था, गवर्नर जनरल वहाँ के राजा का क्या कहा जाता था? प्रिय पुत्र या वफादार नौकर कहा जाता था। लेकिन धीमे धीमे अब अंग्रेजों ने क्या किया? जो हमारे भारतीय सम्राट थे इनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ करने लगे जिससे यहाँ पर क्या होने लगा? भारतीय राजाओं का अपमान होने लगा। जैसे कि बात करें तो यहाँ पर क्या किया? जो अवध के नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनको आपदस्थ कर दिया गया, उनको उनके पद से हटा दिया गया। और जब उनको उनके पद से हटा गया तो वहाँ की जनता क्या हो गई? उससे रुष्ट हो गई। तो एक ये इसी तरीके से कई जगह हुआ, तो एक राजनीतिक कारण बना।
आर्थिक कारण के कारण बात करें तो इससे पहले हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ पढ़ी, जैसे पढ़ा था लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। ऐसी बहुत सारी नीतियाँ आई, ज़बरदस्ती टैक्स वसूला गया, ज़बरदस्ती नीतियाँ उनके ऊपर लागू की गई, जिससे कारण क्या हुआ कि भारतीय परेशान हो गए। सामाजिक धार्मिक कारण की बात करें, जो सामाजिक धार्मिक कारण की हम बात करते हैं तो सामाजिक धार्मिक कारण के अंतर्गत जैसे कि बात करें तो सती प्रथा का अंत कर दिया गया, बाल विवाह का अंत कर दिया गया, कन्या वध का अंत कर दिया गया, उसके विधवा पुनर्विवाह जो कि हमने भी पढ़ा था कैनिंग के समय हुआ था, विधवा पुनर्विवाह भी प्रारंभ हो गया। तो जब यहाँ पर अंग्रेज आए और इन्होंने हमारी भारतीयों की जो परंपराएं थी जब उनमें इंटरफेयर किया तो कहीं ना कहीं भारतीयों को आघात पहुंचा। और मुख्य रूप से क्या हुआ, जो मौलवी मुल्ला और पंडित होते थे उनको भी दिक्कत हुई, क्योंकि क्या हुआ जब उनका काम ही बंद हो जाएगा तो करेंगे क्या। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को अंग्रेजों के प्रति इसके लिए क्रोधित किया कि भाई ये चीज़ें हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जनता के अंदर एक रोष उत्पन्न हुआ। उसके अलावा जैसे कि भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने की, पगड़ी पहनने की आदि चीज़ें क्या हुई, ये इन पे भी बैन किया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही गई जो क्या हुआ कि उनकी धार्मिकता को नष्ट करता था, तो ये भी एक कारण बना। उसके अलावा सैनिक कारण, सैनिक कारणों की बात करें तो उस समय सेना में लगभग 5:1 के रेशियो में सैनिक थे, 5:1 के रेशियो में सैनिक थे, जिनमें लगभग मान के चलें 2,38,000 भारतीय सैनिक और उसके कंपेयर में 42,000 सिर्फ अंग्रेजी सैनिक थे। तो एक तरीके से ज़्यादा भारतीय सैनिक होने के बावजूद भी जो प्रमोशंस मिलते थे और जो सुविधाएं मिलती थी वो अंग्रेजों को अधिक मिलती थी। अंग्रेजों को अधिक मिलने के अलावा उस समय 7 रुपये महीना इनको तनख्वाह दी जाती थी, 7 रुपये महीना तनख्वाह दी जाती थी। तो इन सब कारणों से भी क्या हुआ कि उनके अंदर रोष था और ये सब क्या हो गए, इसके मुख्य कारण हो गए। और अब हम बात करते हैं तत्कालीन कारण। अब ये सब तो पुराने सालों से चली आ रही प्रॉब्लम्स थी, तो सबके अंदर रोष भरा है। अब इसमें आग में चिंगारी का काम कौन करता है, तो तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण की बात करें तो 1856 में क्या होता है कि उस समय जो रेजिमेंट हुआ करती थी उसमें एक बंदूक राइफल थी जिसे बोलते थे ब्राउन गैस। ब्राउन गैस को बंद करके उसकी जगह एक नई राइफल आ गई, न्यू इनफील्ड राइफल। न्यू इनफील्ड राइफल ने उसको रिप्लेस कर दिया। न्यू इनफील्ड राइफल आती है तो न्यू इनफील्ड राइफल में बंदूक दागाने के बाद उसको दांत से खींचना पड़ता था। जब खींचना पड़ता था तो क्या हुआ कि एक बार कहा जाता है कि मंगल पांडे कहीं जा रहे होते हैं, उन्हें प्यास लगती तो पानी पीने के लिए जब वो किसी से पानी लेते हैं तो जात से ब्राह्मण होते हैं तो दूर से ही जल ग्रहण करते हैं। तो व्यक्ति उनसे कहता है कि आप यहाँ पर अपने ब्राह्मणत्व दिखा रहे हैं, बल्कि आप अपने रेजिमेंट में गाय और सूअर लगी चर्बी कारतूसों का प्रयोग कर रहे हैं। जब ये बात उनको पता चलती है तो काफ़ी रुष्ट होते हैं और आते हैं अपने रेजिमेंट में और इस पर उनकी बहस हो जाती है। इस पर उनकी बहस होती है, अफवाह एक जो फैल गई, उसके बाद विद्रोह आरंभ होता है। तो 34वीं रेजिमेंट में ये विरोध प्रारंभ होता है और फिर क्या होता है 29 मार्च 1857 की बात है। इस दिन क्या होता है, इस दिन बैरकपुर छावनी, अब बैरकपुर छावनी कहाँ है, पश्चिम बंगाल, जिसे क्या कहते हैं 34वीं बटालियन, 34वीं रेजिमेंट या 34वीं NI। इस दिन की बात होती है और मनोज और मंगल पांडे की बहस किससे हो जाती है, लेफ्टिनेंट बाग से इनकी बहस हो जाती है और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर देते हैं और ह्यूरसन को गोली मारकर घायल कर देते हैं। यहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और उनको फांसी देने के बाद ये आग सैनिकों में लग जाती है। अब हम बात करें कि ये क्या ये पहला विद्रोह था, ये अंग्रेजों के या भारतीय सैनिकों के द्वारा किया गया पहला विद्रोह था। तो अगर हम बात करें तो सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह 1806 में वेल्लौर में हुआ था, जहां पर क्या हो गया था, सैनिकों को माथे पे तिलक और सर पे पगड़ी लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, तभी सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो जब मंगल पांडे को फांसी हो जाती है तो उससे रुष्ट होकर मेरठ की पैदल टुकड़ी, मेरठ की पैदल टुकड़ी क्या है 20वीं रेजिमेंट 20वीं बटालियन क्या होता है 10 मई 1757 को ये लोग विद्रोह छेड़ देते हैं और विद्रोह छेड़ देने के साथ ही ये वहाँ के सैनिकों को मारते हैं, वहाँ से धन लूटते हैं और 11 मई को वहाँ से पैदल ही चल के 11 मई को
पैदल दिल्ली पहुंच जाते हैं और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तो अब इनके पास एक नेतृत्व का अभाव होता है। इनके पास नेतृत्व का अभाव होता है तो ये दिल्ली के जो दिल्ली में जो आखिरी मुग़ल बादशाह हैं बहादुर शाह जफ़र, ये उनके दरबार जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें अपना नेतृत्व प्रदान करें। जब नेतृत्व प्रदान करने की बात आती है तो उस समय अगर हम बात करें, उस समय हमारे दिल्ली में जो मुग़ल अंतिम बादशाह हैं कौन है? बहादुर शाह जफ़र, जिनकी लगभग 80 वर्ष की अवस्था है, काफ़ी परेशान हैं और क्या आराम फरमाते हुए शायरी, वो बहुत बड़े शायर थे। तो जब पहुंचते हैं तो एक शायरी है, उम्र ए दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र ए दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। वो मुख्य रूप से शायरियाँ करते थे। लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने अपने नेतृत्व की बात की तो बहादुर शाह जफ़र ने मना कर दिया। लेकिन उनके सेनापति थे बख्त खां। बख्त खां ने समझाया कि महाराज, आपने जीवन काल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आप भारतीय इतिहास में छाए। तो उन बख्त खां के समझाने पर बहादुर शाह जफ़र एग्री हो जाते हैं और क्या है कि वो अपना नेतृत्व उस सैनिकों को प्रदान कर देते हैं। उनका जैसे ही नेतृत्व भारतीय सैनिकों को मिलता है, एक काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई मुग़ल सम्राट भी इससे जुड़ गए हैं। और क्या होता है, 12 मई को ही दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र ने बख्त खां के नेतृत्व में अपना नेतृत्व प्रदान किया। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पुनः अंग्रेज 20 सितंबर 1857 को क्या करते हैं, दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। अब दिल्ली पर कब्जा करते हैं और यहाँ बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर उन्हें क्या करते हैं, वर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, म्यांमार भेज दिया जाता है और म्यांमार की रंगून जेल में कैद कर दिया जाता है। और अंत में रंगून जेल में ही क्या होता है, बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होते ही, वो एक शायर थे तो अंतिम पंक्तियों में वो लिखते हैं, कितना बदनसीब है ये जाफ़र, कितना बदनसीब है ये जाफ़र, जिसे 2 गज ज़मीन ना मिली कुएं यार में। जिसे 2 गज ज़मीन ना मिली कुएं यार में, मतलब क्या है कि उसे ज़मीन कहाँ ना मिली, अपने भारत में, अपने दिल्ली में। तो आखिरी उसकी ये शायरियाँ थी। तो उसकी मज़ार कहाँ बनी हुई है, म्यांमार वर्मा, मतलब रंगून की जेल में उसकी कब्र बनी हुई है। अब हम इस विद्रोह की प्रसार की बात करते हैं। जब विद्रोह जहाँ दिल्ली से शुरू हुआ, फिर ये जगह जगह फैलने लगा। अब जगह जगह कैसे फैलने लगा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में क्या था, नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर दिया जाता है, उनको गद्दी से उतार दिया जाता है। और फिर क्या होता है, उनकी वाइफ कौन है, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को गद्दी पे बिठाना चाहती हैं और यहाँ पर अंग्रेज उसे बैठने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बेगम हजरत महल क्या करती हैं, उनके खिलाफ विरोध छेड़ देती हैं, जिसका अंत में चलकर कैंपबेल दमन करते हैं। लखनऊ में कैंपबेल रोड भी है। फिर हम बात करते हैं कानपुर। कानपुर में बात करें नाना साहब, बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब कि क्या होता है कि पेंशन रोक दी जाती है, जिसके कारण ये रुष्ट होते हैं। नाना साहब को धोंदू पंत भी इनका एक नाम मिलता है। और ये तात्या टोपे के नेतृत्व में, तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है, इनके नेतृत्व में क्या करते हैं, ये कमान संभालते हैं और कानपुर से विरोध करते हैं। और अंत में कैप्टन नील और कैंपबेल इस विरोध का दमन करते हैं। बात करते हैं झांसी की। तो झांसी में लक्ष्मीबाई विरोध स्टार्ट करती हैं। ये भी अपने दत्तक पुत्र को गद्दी पे बिठाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ से विरोध करती हैं और यहाँ पर दमन कौन करता है, सर ह्यूरोज। ऐसे ही बिहारपुर जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह बहुत ही शक्तिशाली पर्सन है, जो कि 80 वर्ष की अवस्था में क्या करता है, बिहार जगदीशपुर से नेतृत्व संभालता है और ये कई बार अंग्रेजों को पराजित करता है। और एक बार कहा जाता है कि इनकी बाह में गोली लग जाती है तो ये अपनी बाह काटकर गंगा में समर्पित कर देते हैं और अंततः ये स्वयं की मृत्यु मरते हैं, कई बार अंग्रेजों को परास्त करने के बाद। बहुत ही बहादुर व्यक्ति। और यहाँ पर जो जगदीशपुर बिहार का जो विरोध था, उसको विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने समाप्त किया। इसी तरह इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने यहाँ नेतृत्व संभाला और इसका अंत कौन करते हैं, जनरल नील। इसी तरीके से बरेली से खान बहादुर खां, जिसका अंत करते हैं कैंपबेल। और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, यहाँ पर भी दमन किसके द्वारा किया जाता है, कैंपबेल के द्वारा। तो इस तरह से जगह जगह पर लोग क्या विरोध स्टार्ट किए और
अंग्रेजों ने क्या किया, इसको दमन कर दिया। जैसे कि हमने भी पढ़ा था कि डलहौजी ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ तार की सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक तार की सुविधा उपलब्ध कराई थी, जिससे क्या हुआ, जब ये एक जगह से छिड़ा तो अंग्रेजों ने इजीली मैसेज दूसरी जगह भेज दिया, जिससे अंग्रेज अलर्ट हो गए और कहीं ना कहीं इन भारतीयों के विरोध को सफल नहीं होने दिया। सफल नहीं होने दिया इसका मतलब है कि इतनी जगह पर ये क्रांति उभरी और भी बहुत जगह पर उभरी, लेकिन ये क्रांति 1857 की भारतीयों द्वारा किया गया विरोध असफल रहा। क्यों असफल रहा, तो असफलता के कारणों की बात करते हैं। तो पहला है विद्रोह का सीमित स्वरूप। विद्रोह के सीमित स्वरूप की बात करें तो इसका कोई स्वरूप निश्चित नहीं था। जैसे कि बात करें कि स्टार्टिंग में प्लानिंग थी कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है, तो उसके लिए सुनियोजित प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अंततः अचानक क्या होता है कि यहाँ पर मेरठ पैदल टुकड़ी 34 NI ने विद्रोह छेड़ दिया और अचानक ही स्टार्ट हो गया। अब किसी का भी इसका स्वरूप नहीं था कि किस रंग रूप में था, इसका क्या उद्देश्य था, कोई भी निर्धारित नहीं था, क्योंकि मुख्य रूप से लोग क्या है, अपने लिए लड़ रहे थे। जैसे बेगम हजरत महल अपने पुत्र को गद्दी पे बैठाना चाहती थी, सैनिक अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, इसी तरह सब अपने अपने लड़ रहे थे। तो इसका क्या था, कोई सीमित स्वरूप नहीं था। और जो देसी नरेश थे, सामंत थे, उन्होंने गद्दारी की। पंजाब के जो सूबेदार थे बड़े बड़े, या कहें सिंधिया परिवार, उन सभी ने धोखेबाजी की। तो देसी नरेश और सामंतों ने क्या, अंग्रेजों का साथ किया। ऐसे योग्य नेतृत्व का अभाव। अब योग्य नेतृत्व, जैसे नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह जफर द्वितीय। किसी विद्वान ने कहा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व अगर बहादुर शाह जफर की जगह नाना साहब या टाटा टोपे कर रहे होते तो हमारा देश 1857 में ही अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया होता। तो यहाँ पर क्या कहा जाए, योग्य नेतृत्व का अभाव था। उसके अलावा संगठन का अभाव था। एक संगठित लोग नहीं थे, संगठित लोग नहीं थे। जैसे ही आकर कि कोई यहाँ से विद्रोह करने लगा, कोई वहाँ से विद्रोह करने लगा, कोई भी यूनियन, दोनों में यूनिटी नहीं थी। तो एक संगठन का भी अभाव था और निश्चित उद्देश्यों का अभाव। अभी मैंने उद्देश्यों की बात की, सब हर किसी के अपने उद्देश्य थे, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था कि हम ये विद्रोह क्यों कर रहे हैं, सब अपने अपने पक्षों के लिए कर रहे थे। उसके अलावा सीमित साधन, जहां अंग्रेजों के पास बंदूकें और तोपें थे, वहीं भारतीयों के पास तलवार, डंडा और लाठी के बल पर इस विद्रोह में कूद पड़े थे। तो एक तरीके से कहा जाए तो इस जो कहा जाता है 1857 की क्रांति, 1857 का महासंग्राम, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी बहुत लोग कहते हैं। तो इसमें भारतीयों ने एक विरोध की अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन फाइनली ये क्या होता है, 1857 की क्रांति असफल होती है। ठीक है, ये क्रांति असफल होती है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम पड़ते हैं जब 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के द्वारा क्या होता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म करके और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कर दिया जाता है। उसके अलावा डलहौजी के द्वारा जितने भी राज्य हड़पे गए थे उनको वापस कर दिया जाता है, और जो सेना में सैनिकों का अनुपात 5:1 था उसे 2:1 में कर दिया जाता है। इन सब के कई बदलाव होते हैं। तो मुख्य रूप से ये क्या है, इस पे हम लोग पढ़ रहे थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। तो अभी हम गवर्नर एवं वायसराय ही पढ़ रहे हैं, इसी को सीरीज कंटिन्यू रखेंगे और इसको आप अच्छे से पढ़ें। जो भी इसमें कंफ्यूजन हो या जो आपको ना समझ में आया, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।